नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आज का हमारा विषय है देशी रियासतें और 1947 के बाद उनका भारत में विलय। तो 15 अगस्त 1947 से पहले भारत पर अंग्रेजों का तो शासन था ही, साथ ही राजाओं का भी शासन था। अंग्रेज पूरे भारत को नहीं जीत पाए थे। देश के 60% हिस्से पर अंग्रेजों का शासन था और बाकी 40% हिस्से पर राजाओं का शासन था। इन राजाओं की अपनी अपनी रियासतें थी। रियासतों के बाहरी मामलों को ब्रिटिश सरकार देखती थी और अपने आंतरिक मामलों को रियासत के राजा खुद देखते थे। उस समय ऐसी रियासतों की संख्या 565 थी। इन रियासतों में देश की 9 करोड़ जनसंख्या रहती थी। कुछ रियासतें आकार में बहुत छोटी थी तो कुछ रियासतें आकार में बहुत बड़ी थी। जैसे हैदराबाद की रियासत एक बहुत बड़ी रियासत थी जो 2,23,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। देश के विभाजन के बाद देश के सामने एक बड़ी चुनौती इन रियासतों को भारत में शामिल करने की थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यह वह कानून था जिसके तहत भारत को स्वतंत्रता मिली थी। इसी कानून के तहत देशी रियासतों को भी स्वतंत्रता मिली थी। लेकिन इस कानून में एक बात यह भी कही गई थी कि यह रियासतों के राजाओं की मर्जी पर होगा कि वे चाहे तो भारत में शामिल हों, चाहे पाकिस्तान में शामिल हों, या फिर चाहे किसी में भी शामिल न हो, अर्थात स्वतंत्र रहे। जैसे ही रियासतों के राजाओं को यह बात पता चली कि यह उनकी मर्जी पर होगा कि वे किसी में भी शामिल हो सकती हैं या स्वतंत्र भी रह सकती हैं, तो उन्होंने अपनी मनमर्जी करनी शुरू कर दी। कुछ रियासतों के राजाओं ने दोनों देशों में शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन देश की एकता के लिए या देश के एकीकरण के लिए इन रियासतों को भारत में शामिल करना जरूरी था, क्योंकि यदि इनको भारत में शामिल न किया जाता तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों वाला अजीब सा देश बन जाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष भी कहा जाता है, ने रियासतों को भारत में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रियासतों के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाया गया। सरदार पटेल को इस मंत्रालय का मंत्री बनाया गया। सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से काम लेते हुए इन सभी रियासतों को भारत में शामिल होने की अपील की, जिनकी सीमाएं भारत से लगती थी या जो भारत के अंदर थी। इसके लिए राजाओं से एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने का अर्थ था कि राजा भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सहमत है। 15 अगस्त 1947 तक ज्यादातर रियासतें भारत में शामिल हो चुकी थी, लेकिन जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद और मणिपुर की रियासतों ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। बाद में इन रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, यहां तक कि सैनिक बल का भी प्रयोग करना पड़ा। सबसे पहले हम बात करेंगे जूनागढ़ की रियासत की। जूनागढ़ पश्चिम भारत के सौराष्ट्र इलाके में एक बड़ी रियासत। इस रियासत की 80% जनसंख्या हिंदू थी, लेकिन यहां का नवाब या राजा मुसलमान था, जिसका नाम महाबत खान था। मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में आकर महाबत खान ने अपनी रियासत को पाकिस्तान में शामिल करने का निर्णय लिया, लेकिन पाकिस्तान से इस रियासत का कोई रास्ता नहीं था। नवाब की इस घोषणा का वहां की जनता ने भारी विरोध किया। इसके विरोध में 1 लाख से भी ज्यादा हिंदू जूनागढ़ को छोड़कर चले गए। जूनागढ़ की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। नवाब द्वारा अपनी रियासत को पाकिस्तान में शामिल करने के ऐलान से सरदार पटेल नाराज हो गए। स्थिति पर काबू पाने के लिए उन्होंने ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी जूनागढ़ भेज दी। सेना के जूनागढ़ पहुंचने पर नवाब ने पाकिस्तान से मदद की प्रार्थना की, लेकिन जब पाकिस्तान से कोई मदद नहीं मिली तो नवाब अपने परिवार और अपनी संपत्ति को लेकर पाकिस्तान भाग गया। नवंबर 1947 में भारत ने जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। 1 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में जनमत करवाया गया। इस जनमत में
90% लोगों ने भारत में शामिल होने की बात कही। इसके बाद जूनागढ़ को भारत का हिस्सा बना दिया गया। दूसरी रियासत है हैदराबाद की रियासत। हैदराबाद की रियासत ने भी भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। यह एक बहुत बड़ी रियासत थी जो 2,23,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। इस रियासत की कुल जनसंख्या में 85% हिंदू, 12% मुसलमान और बाकी अन्य धर्मों के लोग थे। रियासत का राजा उस्मान अली खां था, जिसे निज़ाम कहा जाता था। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में उसकी गिनती होती थी। उस समय के हिसाब से भी उसके पास 660 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। 15 अगस्त 1947 को निजाम ने घोषणा कर दी कि उसकी रियासत एक स्वतंत्र देश होगी। भारत के बीच में एक स्वतंत्र देश हैदराबाद का होना हैरान करने वाला विचार था। सरदार पटेल ने निजाम को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा और इसके लिए उन्हें 2 महीने का समय दिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने भी नवाब को जनमत करवाने का सुझाव दिया, लेकिन नवाब ने उनकी मांग को भी ठुकरा दिया। 29 नवंबर 1947 को भारत सरकार और निजाम के बीच एक समझौता हुआ कि दोनों एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए एक दूसरे के हितों के लिए काम करेंगे। लेकिन निजाम ज्यादा लंबे समय तक इस समझौते की शर्तों को नहीं मान पाया। जल्द ही उसने अपने फरमानों द्वारा हैदराबाद से भारत जाने वाली सभी मूल्यवान धातुओं पर रोक लगा दी। इसके साथ ही उसने भारतीय सिक्कों को भी अपनी रियासत में अवैध घोषित कर दिया। इसके अलावा भारत सरकार को बताए बिना निजाम ने अपनी निजी सेना की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। निजाम की निजी सेना को रजाकार कहा जाता था। रजाकार कट्टरपंथी और अत्याचारी मुसलमान थे। रजाकारों ने हैदराबाद के मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया। इसे लोगों ने निजाम के शासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। निजाम ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए रजाकारों का प्रयोग किया। रजाकारों ने आंदोलन को कुचलने के लिए रियासत में रह रहे गैर मुसलमानों अर्थात हिंदुओं को निशाना बनाया। इससे आंदोलन और ज्यादा भड़क उठा। इस आंदोलन के कारण हैदराबाद में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। ऐसी स्थिति के प्रति भारत सरकार आंख बंद करके नहीं बैठ सकती थी। इसलिए सरदार पटेल ने हैदराबाद के प्रधानमंत्री लैक अली को बुलाकर समझाया कि भारत की सीमा के अंदर हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य नहीं रह सकता, इसलिए उसे भी दूसरी रियासतों की तरह भारत में मिलाया जाएगा। लेकिन लैक अली ने घोषणा की कि निजाम अपने 2 लाख मुसलमानों के साथ शहीद हो जाएगा, लेकिन अपनी रियासत को भारत में शामिल नहीं करेगा। भारत सरकार से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए 13 सितंबर 1948 को उसने हैदराबाद पर कब्जा करने के लिए मेजर जनरल JN चौधरी के नेतृत्व में सेना को भेज दिया। यद्यपि निजाम की सेना ने भारतीय सेना का सामना किया, लेकिन जल्दी ही उसने हथियार डाल दिए। 5 दिनों तक चली इस लड़ाई में 1373 रजाकार, 807 हैदराबाद के सैनिक मारे गए। भारतीय सेना के भी 66 जवान शहीद हुए। भारतीय सेना ने इस कार्यवाही को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व के सबसे ज्यादा अर्थात 17 पोलो के मैदान थे। 18 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई और उस पर कब्जा कर लिया। निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद को भारत में मिला दिया। तीसरी रियासत जिसने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था वो थी कश्मीर की रियासत। 1947 में कश्मीर भी भारत के उत्तर में स्थित एक बड़ी रियासत थी। इस रियासत की ज्यादातर जनसंख्या मुस्लिम थी, लेकिन यहां का राजा हिंदू था जिसका नाम महाराजा हरि सिंह था। इस रियासत की सीमाएं भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से लगती थी, इसलिए दोनों देश इसे अपने देश में शामिल करना चाहते थे। एक खास बात यह भी थी कि रियासत में जाने के सारे रास्ते पाकिस्तान से होकर जाते थे, भारत से उसका कोई सड़क मार्ग नहीं था। महाराजा हरि सिंह अपनी रियासत को पाकिस्तान में शामिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे अपनी रियासत को भारत में भी शामिल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी व्यक्तिगत अनबन थी।
इसलिए उन्होंने अपनी रियासत को दोनों देशों में शामिल करने से इनकार कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के नेता सोचते थे कि राज्य की ज्यादातर जनसंख्या मुस्लिम है, इसलिए उसे पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए। कश्मीर की रियासत को अपने साथ मिलाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने कश्मीर की आर्थिक नाकेबंदी कर दी, अर्थात कश्मीर में अनाज, पेट्रोल और कई जरूरी चीजों की आपूर्ति बंद कर दी और कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में कबायली लोगों से गड़बड़ी करवानी शुरू कर दी। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कबायली लोगों को कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। रियासत के कुछ मुसलमान सैनिक भी कबायली लोगों के साथ मिल गए। इसका परिणाम यह हुआ कि कबायली लोग कब्जा करते करते श्रीनगर तक पहुंच गए। जब महाराजा को हरि सिंह को लगा कि कबायली लोग सारे जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे, तो उन्होंने भारत से सहायता मांगी और कश्मीर को भारत में शामिल करने की प्रार्थना की। भारत सरकार ने कश्मीर की इस प्रार्थना को मान लिया और एक संधि के द्वारा कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया। इसके बाद भारत ने सेना को भेजकर कश्मीर में से घुसपैठियों को खदेड़ दिया। लेकिन जब तक यह कार्यवाही हुई तब तक पाकिस्तान कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था। यह हिस्सा आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है और इसे आजाद कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। भारत वाले हिस्से को जम्मू कश्मीर कहते हैं। देसी रियासतों को भारत में मिलाने के बाद राज्यों को 4 भागों में बांटा गया, ए, बी, सी और डी। ए वर्ग में वे राज्य शामिल किए गए जो ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन थे। बी में वे राज्य रखे गए जो देसी रियासतों को मिलाकर बनाए गए थे। सी वर्ग में वे राज्य थे जो चीफ कमिश्नरों के अधीन थे और डी वर्ग में अंडमान और निकोबार को रखा गया। 1953 में राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए, अर्थात राज्यों की सीमाओं को फिर से तय करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग का मुख्य काम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना था। 30 सितंबर 1956 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के सामने पेश की। इस रिपोर्ट के आधार पर 1956 में केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम या कानून पास किया और भाषा के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। इसके बाद से रियासतों पर से राजाओं के अधिकार समाप्त कर दिए गए। उनके लिए वार्षिक पेंशन निश्चित कर दी गई, जिसे प्रीवी पर्स का नाम दिया गया। देश की राजनीतिक एकीकरण के लिए यह एक रक्तहीन क्रांति थी। धन्यवाद, नमस्कार।